बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीस हुसैन कोचिंग क्लासेस की आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं और ये उनका प्रीलिम का पेपर है। सही है। सो लेट्स सी के किस किस्म के एमसीक्यूज हैं हमारे पास। तो जनाब ये पहला एमसीक्यू है। अच्छा, इसमें जो निशान लगे हुए हैं प्लीज़ बी केयरफुल। ये निशान मैंने नहीं लगाए हुए, ये ऑलरेडी जो जिस स्टूडेंट ने मुझे फाइल भेजी है उसमें लगे हुए थे। सो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। लेट्स सी हम इसको चेक करते हैं जो हमारा तरीक़ेकार है। ठीक है। सो पहला हमारे पास एमसीक्यू है जिसमें वो हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वैसे बाय द वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कंप्रीहेंसिवली हम बात करते हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास है। एक्चुअली हम बनाते इस तरीके से कि दो वेक्टर्स को इस तरीके से परपेंडिकुलर हम लोग बनाते हैं। ओके, बल्कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करके बनाना चाहिए। तो एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होता है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है, और ये जो तीसरी डायरेक्शन है जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होते हैं ना, ये तीसरा हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कर रही हैं, प्रोपेगेट कर रही हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ भी 90 डिग्री है। सो कहने का मतलब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, ये सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। सो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मुसलसल चेंज होती रहती है, इसे कहते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल चेंज होती रहती है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे जिस स्टूडेंट ने निशान लगाया हुआ उससे पैरेलल टू ईच अदर का है, बिल्कुल गलत है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक परपेंडिकुलर एक दूसरे पर होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पिछली वाली वीडियो मेरा ख्याल है अभी मैक कॉलेजिएट की मैंने वीडियो अपलोड किया, तो उसमें मैं एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जवाब बिल्कुल सही लगा हुआ है, लेकिन मुझे इस जवाब पे एक तरह से एतराज़ यह है कि अब ठीक है, हमें स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ टाइम देना चाहिए, बट हमें फॉलो करना चाहिए स्टैंडर्ड को। स्टैंडर्ड यह है, सबसे पहले एम लिखा जाएगा, फिर एल लिखा जाएगा और फिर टी लिखा जाएगा। तो इन्होंने जरा स्टैंडर्ड आउट कर दिया है, एल को पहले कर दिया है, फिर एम को कर दिया, फिर टी को कर दिया है। फॉर मी दिस इज रॉन्ग। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, फिजिक्स को गलत नहीं कर देना चाहिए, आप स्टैंडर्ड को फॉलो करें। नंबर 3, इफ ए मैन गोज टू ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस, तो उसका वेट रिलेटिव टू दैट ऑफ द अर्थ वुड बी। तो उसका वेट कितना होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर ये हमारी जमीन है, ठीक है, और जमीन के सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस जो होता है ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है, तो यहां जो ग्रेविटी होती है सरफेस पे वो हमारे पास होती है G इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन RE स्क्वायर, ये हमारे पास होती है। जितना जमीन का रेडियस है, अगर हम इतना ही ऊपर चले जाएं तो ये भी RE हो गया। तो अब सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा 2RE। सो नई ग्रेविटी जो मेरे पास है वो है GME। मैथ्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो डिस्टेंस है पहले सेंटर से सरफेस तक RE था तो RE पे स्क्वायर, अब सेंटर से जहां पर मालूम करना है वो डिस्टेंस हमारे पास 2RE है, तो 2RE पे होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। सो ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी हमारे पास? GME अपॉन 4RE स्क्वायर। क्या ख्याल है आपका? और G डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, और ये जो GME अपॉन RE स्क्वायर है ये सब किसके बराबर है? ये G के बराबर है। सो G अपॉन 4 दैट विल बी द ग्रेविटी जो कि उस जगह पर मौजूद होगी। अब वेट निकालना कोई मसला नहीं है, हम जानते हैं कि वेट का फॉर्मूला होता है mg। अगर सरफेस पे वेट हमारे पास ये है, तो जहां पे वेट मालूम करने को बोल रहा है उसको आप w डैश कह दें, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? mg डैश, और g डैश की वैल्यू मैं मालूम कर सकूं g अपॉन 4 है मेरे पास, तो w डैश इज इक्वल टू m एंड दिस इज g अपॉन 4। तो मुझे बताइए w डैश क्या होगा? mg, तो पुराना वेट है ना, पुराना वेट डिवाइडेड बाय कितना हो गया मेरे पास? 4। सो जो न्यू वेट है वो 1/4 हो जाएगा। ये सही ऑप्शन पे उसने निशान लगाया हुआ है, सो दिस इज 1/4। नेक्स्ट वन हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ द मून वाज टू श्रिंक। तो अगर आप देख लें, वैसे भी रेडियस का फॉर्मूला अगर आप देख लें, तो रेडियस ऑफ, अगर मैं इसको कहता हूं मून लिख रहा हूं, तो ये मास भी किसका हो जाएगा? मून का हो जाएगा, और ये जो रेडियस है ये भी किसका हो जाएगा? मून का हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो बेसिकली ये ग्रेविटी का, तो रेडियस अगर हम कम करेंगे तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, रेडियस कम ग्रेविटी ज्यादा, मास ज्यादा ग्रेविटी ज्यादा। ओके, सो वो कह रहा है कि मैंने रेडियस को श्रिंक किया, तो इसका मतलब है कि ये कम हो रहा है, तो ग्रेविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सो इफ द रेडियस ऑफ मून वाज टू श्रिंक एंड इट्स मास वुड रिमेन द सेम, मास सेम है, रेडियस कम किया है, तो कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर क्या हो जाएगी? तो इंक्रीज करेगी। इसने ऑप्शन डिक्रीज गलत लगाया हुआ है, इंक्रीज पर ऑप्शन है। अल्लाह इस स्टूडेंट पर रहम फरमाए। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि इफ द बॉब ऑफ द वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम इज डिटेच फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन द पाथ विल बी। तो उसका जो पाथ है वो हमारे पास क्या होगा? सिंपल पेंडुलम का याद रखिए
कि अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम बना के आपको ये बात समझाऊं कि ये एक थ्रेड है जिसके साथ मैंने एक मैश को अटैच किया है, तो ये कैसे वाइब्रेट कर रहा होता है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है सिंपल पेंडुलम, है ना। तो बेसिकली कर्व पे वाइब्रेट कर रहा है, तो कर्व पे किसी जगह वाइब्रेट करते करते उसको रिलीज करेगा, अगर ऊपर जा रहा होगा तो इस टेंजेंट की डायरेक्शन में चला जाएगा, और अगर ये नीचे आ रहा होगा तो इस टेंजेंट की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हमेशा कर्व के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो उसका पाथ क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट होगा। ओके, सो मेरा जो ऑप्शन है तो वो आंसर हमारे पास बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन हमारा जवाब है। इससे पैराबोला लिखा हुआ है, दैट इज रॉन्ग, मतलब पैराबोला पे जिसने भी टिक किया उसने गलत किया हुआ है। नेक्स्ट, माइक्रोसन इंटरफेरोमीटर के अंदर सेमी सिल्वर प्लेट इज यूज्ड टू ऑब्टेन। वैसे अगर आप याद करें तो इंटरफेरेंस के लिए जो सबसे मेन शर्त है वो ये है कि जो वेव्स हैं वो कोहेरेंट होनी चाहिए, सोर्सेज कोहेरेंट होनी चाहिए। तो डिस्पर्जन का मतलब है कि लाइट जब किसी मीडियम से गुजरती है तो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड हो जाए, तो ये भी हम नहीं चाहते। फेस कोहेरेंस बिल्कुल ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अनपोलराइज्ड लाइट जी नहीं। तो अगर मैं इंटरफेरेंस के हवाले से बात करूं तो फेस कोहेरेंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेरे पास आंसर है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मेरा ख्याल है कि काफी जो मैंने अब तक वीडियोस कराई हैं ऑलमोस्ट सब ने ये सवाल अब से पूछा हुआ है। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के के बराबर होता है, आपको याद हो चुका होगा। सो चूंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्टली अब इसको बता रहा हूं, ठीक है, काफी दफा मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट वन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज टाइम पीरियड टी, द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड पे, जरा इसको यहां समझ लीजिएगा। देखिए ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और यहां से मैं इसको इधर लेकर आया तो ये इसकी है एक्सट्रीम पोजीशन। यहां से मीन पोजीशन पे आएगा और मीन पोजीशन से फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। चलो अब कहानी को ऐसे शुरू कर लेते हैं कि जब ये यहां से मूव करता हुआ यहां गया और फिर वापस आया यहां पे, तो एक चक्कर का जो टाइम होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। क्या ख्याल है? तो ये जाकर जो वापस आया ये पूरा टाइम पीरियड है। ओके, लेकिन यहां से यहां तक का जो टाइम क्या होगा, वो t/2 होगा। क्या कहते हैं आप लोग, यानी आधा टाइम जाने का आधा टाइम आने का। ओके जनाब, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का टाइम t/2 है। सो यहां से यहां तक क्या होगा, आधे का भी आधा, यानी यहां से जब यहां तक पहुंचा, पोजीशन को नाम दे दूं मैं, इसको दे देता हूं A, इसको नाम दे देता हूं B, इसको नाम दे देता हूं C। सो A से B से होता हुआ C पर गया, आधा चक्कर का टाइम t/2। सो A से B का क्या होगा, इस आधे का भी आधा। क्या कहते हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं t/4। तो ये टाइम हो जाएगा t/4। क्या ये एक्सट्रीम पोजीशन है? यस। और ये मीन पोजीशन है? यस। तो मीन से एक्सट्रीम तक ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बेसिकली क्या एम्पलीट्यूड नहीं कहते? आप बोलेंगे यस, एम्पलीट्यूड का मतलब यही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सो ये मैक्सिमम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है। सो एम्पलीट्यूड ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो अब एक्सट्रीम से यहां तक, इसके आधे पे भी आ जाए। सो यहां से यहां तक t/4 है, तो उसका आधा टाइम ले लें तो t/4 का भी आधा। तो t/4 का भी अगर हम आधा करें तो कितना हो जाएगा, t/8। सो दिस इज t/8। आई बिलीव सो समझ में आ गई होगी ये बात। सो फॉर मी द आंसर इज t/8। यहां पे फिर गलत निशान लगाया हुआ, ठीक है। देखिए टाइम क्या करें, टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन से हाफ द एम्पलीट्यूड। ये यहां से यहां तक ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है ना, तो हाफ द एम्पलीट्यूड। ओके, सो द नेक्स्ट वन हमारे पास k डॉट आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, k के बराबर होता है, और k डॉट k सेम के दरमियान डॉट का आंसर 1 होता है। सेम के दरमियान डॉट प्रोडक्ट का आंसर 1 होता है। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। सो i क्रॉस j इससे पहले वाले एमसीक्यू में ही पूछा हुआ है, तो सो द आंसर इज 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। फोर्स के यूनिट लिख लीजिए और फिर उसकी डायमेंशन निकालने में कोई इशू आई बिलीव सो के नहीं होना चाहिए आपको। सो फोर्स हमारे पास होता है मैस और एक्सेलरेशन। मैस की डायमेंशन होती है m और एक्सेलरेशन की L(t-2). सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, या इसको डायमेंशन ऑफ न्यूटन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और इसको डायमेंशन ऑफ वेट भी कह सकते हैं। सो mL(t-2), बिल्कुल सही जवाब निशान लगाया हुआ है। नेक्स्ट वन हमारे पास एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर। थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कहते हैं, मतलब वो टेम्परेचर जो केल्विन में मेजर किया जाता है। सो केल्विन अच्छी तरीके से याद रखिएगा, केल्विन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जो केल्विन में मेजर होता है उसको थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर कहते हैं, नंबर 1। और इसी को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। ओके जनाब, नेक्स्ट वन हमारे पास है, अच्छा जनाब,
हु रोट डैश रोट द बुक अल मनाजिर। वैसे मैंने आपको बताया था हमारे फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पेज नंबर 3 पे हेडिंग है कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल साइंसेज बाय इस्लामिक वर्ल्ड, और पेज नंबर 3 से पेज नंबर 4 के ऊपर तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम और उनकी कंट्रीब्यूशन बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं, वो रटना जरूरी है। रटने का मतलब है ज़बानी याद होना चाहिए। सो इसने अल मनाजिर लिखा है, हम तो वहाँ पर देखते हैं किताब का नाम लिखा है किताबुल मनाजिर। सो किताबुल मनाजिर जो बुक है वो इब्नुल हैशम ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट है अ वेक्टर विच स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ओनली। तो अगर आपने मेरी वेक्टर की वीडियो देखी हो, मैंने बताया था कि एक वेक्टर है जिसका मकसद सिर्फ डायरेक्शन बताना है, लेकिन चूंकि हम डायरेक्शन खाली नहीं लिख सकते, साथ में मैग्नीट्यूड लिखना होता है, तो हम मैग्नीट्यूड कितना लिख देते हैं 1। तो मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर। तो एक वेक्टर जो कि सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है, दिस इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वन, वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय न्यूटन फॉर्मूला। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 में मैंने स्पीड ऑफ साउंड की वीडियो बनाई हुई है, मैंने बताया था कि न्यूटन ने जो फॉर्मूला डेवलप किया था उससे जो स्पीड थी वो 280 मीटर पर सेकंड थी, और उसमें क्या था, उसमें एक्चुअली सपोजिशन की गलती थी। और सपोजिशन क्या थी कि उसने आइसोथर्मल प्रोसेस सपोज किया हुआ था न्यूटन ने, जबकि लैपलेस ने उसको क्या सपोज किया, एडियाबैटिक, और उसने फिर करेक्ट आंसर निकाला 332। सो न्यूटन का आंसर कितना था 280, ये सिर्फ रट्टे से ताल्लुक है इसका। सो 280 मीटर पर सेकेंड। ओके, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द डैश ट्रांसमिटेड नॉर्मली पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया। मैंने इससे पहले भी किसी वीडियो में इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट बताया था, किसी ने मुझे कमेंट किया कि नहीं आपने गलत बताया है, ये डेसिबल होना चाहिए। भाई डेसिबल इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है, इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। कहने का मतलब यह है कि एक एरिया बना लीजिए, इस एरिया में से अगर ये साउंड वेव गुजर रही हैं तो साउंड वेव की कितनी पावर पर यूनिट एरिया गुजर रही है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। समझ आ रही है? सो पावर हमारे पास क्या होता है, पावर तो हमारे पास क्या ये नहीं होता कि वर्क, या इसको एनर्जी कह लेते हैं। पावर हमारे पास है बेसिकली एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड पावर, और साथ में क्या है हमारे पास एरिया। सो दिस इज इंटेंसिटी। तो हमारे पास क्या है, कितनी एनर्जी पर सेकेंड किसी यूनिट एरिया में से गुजर रही है। तो वो कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी कितना है हमारे पास, कह रहा है ट्रांसमिटेड नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलरली, एरिया ऐसा रखा है और ऐसे गुजर रही है, ठीक है ना, एरिया ऐसे रखा हुआ है और साउंड वेव ऐसे गुजर रही है। तो कितना एंगल है, ये मेरे हाथ में इस तरह और इस तरह, नॉर्मली 90 डिग्री। तो फिजिक्स की जबान में नॉर्मली कहते हैं परपेंडिकुलर को, तो नॉर्मली इसलिए यहां पे लिखा हुआ है। नॉर्मली का वो मतलब नहीं कि आम तौर पे, नहीं, ये नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली। सो एरिया ऐसे रखा हुआ है और साउंड वेव ऐसे गुजर रही है, परपेंडिकुलरली गुजर रही है, इसको हम कह रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया आपको, तो साउंड इज डैश ट्रांसमिटेड नॉर्मली, क्या ट्रांसमिट हो रही है, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया, तो क्या एनर्जी। सो ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ठीक जवाब पे टिक किया हुआ बच्चे ने। ओके, नेक्स्ट वन इज लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ द इंटेंसिटी। लाउडनेस अगर हम फॉर्मूला देखें लाउडनेस वाला, तो अगर आपको याद होगा जिसको हमने पावर लॉ कहा हुआ है, वो हमारे पास होता है के हम लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं I/I0 और उसकी पावर लिखते हैं 0.3। सो लाउडनेस जो है वो इस तरीके से इस फॉर्मूले के जरिए रिलेटेड है हमारे पास। सो अगर इस फॉर्मूले से रिलेटेड है तो वो कह रहा है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की किसके साथ है, वो कह रहा है स्क्वायर रूट के साथ है, क्यूब रूट के साथ है, सॉरी स्क्वायर के साथ है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, तो लॉगरिथम के साथ। मेरा ख्याल है ये ठीक जवाब पे लगाया हुआ, वो इसलिए कि जो इंटेंसिटी हमारे पास होती है ना वो लॉग रिलेशन है, I/I0 ये लॉग रिलेशन है। सो आई बिलीव सो के जो लॉगरिथम है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट मुझे जवाब लग रहा है, सही लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन में हमें कह रहा है द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। लाइट के रास्ते में कोई रुकावट रखें, ऑब्स्टिकल रुकावट, और लाइट उस ऑब्स्टिकल से बेंड कर जाए, इसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। बिल्कुल सीधी सीधी डेफिनेशन है डिफ्रैक्शन की, सही मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट वन, अ प्लेट विद अ नंबर ऑफ टाइनी होल्स और थिन लाइंस इज कॉल्ड। एक प्लेट जिसमें बहुत सारी लाइंस हमने मार्क की होती है उसे हम ग्रेटिंग कहते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग उसे हम कहते हैं। सो बिल्कुल सही है ऑप्शन, ग्रेटिंग या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। ओके, इफ डैश इज दिस एंड देन द वेक्टर आर, मुझे नहीं मालूम, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है। सो इसको स्किप मारते हैं और नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। नंबर 20 हम करें इफ ए बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज। तो याद रखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर ये मैं डिस्टेंस को आर भी कहते हैं, सही, और टाइम को मैंने टी से रिप्रेजेंट किया, आर डैश टी ग्राफ भी कहते हैं।
सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो ये लाइन होती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। तो ये स्ट्रेट लाइन हमें बता रही है कि बॉडी किससे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। प्लीज बी केयरफुल। अगर वो कहे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये बताती है रेस्ट हमारे पास। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर एक यानी किसी एंगल पे अगर लाइन हमने बनाई हो, स्ट्रेट लाइन बनाई हो, तो ये स्ट्रेट लाइन बताती है कि बॉडी किससे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके, क्योंकि अगर इसका आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप हमारे पास बेसिकली क्या होता है, वर्टिकल वैल्यू है r डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वैल्यू विच इज t। ये स्लोप निकालने का तरीका है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल वैल्यू। सो r को t से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी। तो स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, जो वो पूछ रहा है, तो हमारा जवाब होगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर वो कहता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, देन बी केयरफुल, वो किसको शो करता है, रेस्ट को शो करता है। सो ये हमारा जवाब है स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस इज इशूड एज यूज्ड एज होगा। कैसे यूज हो रहा है, तो अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मेरी वीडियो देखी हो तो ऑब्जेक्टिव ने एक इमेज बनाया जो कि आईपीस के लिए वो इमेज किसके तौर पे काम करता है, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। सो आईपीस वो लेंस होता है जो आई के सामने रखा होता है। तो मैंने आपको बताया जब भी आई के सामने कोई लेंस रखा हो तो वो लेंस किसके तौर पे काम करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे काम करता है, या सिंपल माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। सो मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल लेंस मुझे नहीं मालूम सिंपल लेंस उसने क्यों लिख दिया, प्रिज्म के तौर पे कोई काम नहीं करता, मैग्नीफाइंग ग्लास, दिस इज द गुड आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीज विद डैश इन टेम्परेचर। पिछले एमसीक्यू वीडियो की जो एमसीक्यू की वीडियो के अंदर भी बात डिस्कस की थी कि वेलोसिटी और टेम्परेचर का स्क्वायर रूट का रिलेशन है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज करो तो साउंड की स्पीड बढ़ती है। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज कर रही है तो टेम्परेचर, इसका मतलब है कि मीडियम में इंक्रीज कर रहा होगा तभी वेलोसिटी बढ़ी है। नेक्स्ट वन, लैपलेस मेड करेक्शन दैट द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द साउंड वेव। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये रटा होना चाहिए आपको। लैपलेस की जो सपोजिशन थी वो ये थी कि साउंड की जो प्रोपेगेशन है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। न्यूटन ही क्या थी, आइसोथर्मल। तो अगर याद है तो एडियाबैटिक। डायरेक्ट हम जवाब पर पहुंच चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वन, कह रहा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। ये मेरा ख्याल है इससे पहले वाले में हमने किया हुआ है कि अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो मैग्नीफाइंग पावर आप बताइए कि कितनी होगी या मैग्निफिकेशन कितनी होगी। सो इससे पहले वाले में किया था, एक बार फिर आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर देते हैं। तो 1 + d/f, दिस इज फॉर दी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 से। तो एक जो सिंगल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, किसके तौर पे इस्तेमाल होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे, जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। सो m = 1 + लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सेंटीमीटर में कितना होता है हमारे पास, 25, और फोकल लेंथ हमें कितनी दी हुई है, फोकल लेंथ ऑफ 25 दी है। तो 25 से 25 कैंसिल हो गए, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ओके, सो मैग्निफिकेशन हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। सही जवाब पे निशान लगाया हुआ है। ओके जनाब, नेक्स्ट वन, अ पॉइंट मैस सस्पेंडेड बाय वेटलेस थ्रेड। एक वेटलेस बेवजन धागे के साथ एक पॉइंट मैस को हमने सस्पेंड किया हुआ है। सो इसको फिजिकल पेंडुलम, जी जनाब, फिजिकल पेंडुलम नहीं कहते, उसमें उसकी दूसरी शर्त होती है सिंपल पेंडुलम। बिल्कुल ठीक जवाब है हमारे पास। टेंशनल पेंडुलम, मुझे नहीं मालूम टेंशनल पेंडुलम क्या होता है, हमने तो फिजिक्स में टॉर्जनल पेंडुलम पढ़ा है, तो मेरा ख्याल है ये टॉर्जनल होगा। लेकिन वो जो टाइपिस्ट होगा ना, उसने स्पेलिंग लिखी होगी तो वो वर्ड में क्या होता है वो एरर दे देता है, उसको तो पता नहीं होता फिजिक्स की जो वोकैबुलरी है, दैट इज वेरी डिफरेंट। तो दिस इज टॉर्जनल है, लेकिन आप 12 टॉर्जनल भी छोड़ दें, इंटरमीडिएट वालों को क्या पता टॉर्जनल क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ पार्टिकल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या मतलब है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में दो चीजें, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डायरेक्शन है वही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है ना, ठीक है। सो मुझे बताइए, स्पीड जी नहीं, स्पीड तो मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कहां से चेंज हो रही है, खुद कह रहा है वो यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन, भाई वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। तो पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का मतलब है पोजीशन चेंज हो रही है। ओके, नेक्स्ट वन, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, भाईजान ये रटा होना चाहिए 10⁻⁻10, चैप्टर नंबर 9 में आपने न्यूमेरिकल किए तो आपको याद होगा, ठीक है। इन डैश इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव डिक्रीज।
रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है कंस्ट्रक्टिव में। सो सीधी सी बात है, दिस इज डिस्ट्रक्टिव, बिल्कुल ठीक जवाब लगाया हुआ है। नेक्स्ट वन, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डबल देन द एक्सेलरेशन बिकम, अगर फोर्स डबल हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगी? डायरेक्ट लगाइए फोर्स का फॉर्मूला, हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, F = ma। तो फोर्स डबल करेंगे तो क्या चीज डबल हो जाएगी? एक्सेलरेशन डबल हो जाएगी। सो एक्सेलरेशन बिकम डबल। नेक्स्ट वन, द पैथ एट विच द प्रोजेक्टाइल मूव, प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते पे ट्रेवल करता है उस रास्ते को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। दिस इज द डेफिनेशन, पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, ये डेफिनेशन है। सो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, यस दिस इज गुड, ये इसका नाम है, इज कॉल्ड, ठीक है। कर्व पाथ वो अलग बात है, प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते पर ट्रेवल करता है, यानी प्रोजेक्टाइल जो ट्रेजेक्ट्री है वो कर्व होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो उसका नाम पूछ रहा है ना, वो तो नहीं पूछ रहा कि क्या वो उसको कर्व पाथ कहते हैं, होता कर्व पाथ है, नाम ट्रेजेक्ट्री है। प्लीज बी केयरफुल, ये ना आप मुझे कमेंट में कह रहे हो कि सर वो कर्व पाथ नहीं होता, यस होता है कर्व पाथ होता है, पर नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो नाम बताएं उसका। द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज इज, तो आई बिलीव सो कि ये भी आपको रटा होगा, हम ऐसे यहां से शुरू करते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्रीज के, तो 2 को वहां ले जाके डिवाइड कर दें तो हम कहते हैं पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, है ना। और फिर अगर हम यहाँ पे 1 रेडियन रहने दें तो 180 अपॉन पाई, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय पाई लिखा जा सकता है, तो पाई मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 छोड़ दिया, ठीक है। सो 1 डिग्री, सो 1 रेडियन, वो 1 रेडियन कह रहा है ना, रिलेशन कह रहा है, तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आखिरी वाला जवाब है ये बिल्कुल मैच कर रहा है, 180 अपॉन पाई, ठीक है। नेक्स्ट वन, वो हमसे कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 masses इज हाफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारे पास न्यूटन का फॉर्मूला है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, न्यूटन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। सो अगर वो कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 masses इज हाफ, ये जो r है यानी नई फोर्स क्या होगी, ये देखिए Gm1 m2 अपॉन जो भी r था उसको आपने आधा कर दिया, ये टेक्निक आनी चाहिए जिस मैथमेटिक्स से मैं करता हूं, तो हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन ये स्क्वायर r पे लगाएं r स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 पे लगाएं 4, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, सो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं 4, ठीक है। सो मुझे बताइए नई फोर्स क्या हो जाएगी 4, और ये सारी चीज Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर क्या इस फोर्स के बराबर नहीं है? सो अगर आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो फोर्स 4 टाइम इंक्रीज करेगी, इंक्रीज डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना, इंक्रीज करेगी। सो gets 4 times, yes it gets 4 times. Next one, intensity level of the two sound having intensity I and I naught is given by, intensity level का बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। So intensity level of the two sound having intensity I and I naught, so k log I upon I naught होता है, k log I upon I naught, बिल्कुल ठीक है, I ऊपर है और I naught डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है बेटा। सो इसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई नहीं है, देखें ये जो दूसरा वाला है ये इसलिए गलत है कि इसमें मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, उसमें I naught ऊपर लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट वन, पिच डिपेंड्स अपॉन, पिच को हम फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करके पढ़ाते हैं। सो पिच का ताल्लुक किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ। पिच का मतलब है श्रिलनेस और ग्रेवनेस, आवाज की बारीकी, आवाज का मोटापन, तो ये किसकी वजह से होता है? फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। सो पिच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। द यूनिट ऑफ मोमेंटम आर द सेम एज दैट ऑफ, अगर आपने इसे पिछली वाली वीडियोस भी देखी हो तो मैंने इसमें आपको समझाया था कि जब हम मोमेंटम पढ़ाते हैं तो वो होता है mv, और जब हम इसका यूनिट लिखते हैं तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है? इज न्यूटन सेकंड। याद है मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड, तो न्यूटन होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय, ये डैश का मतलब मल्टीप्लाई है, सेकंड का मतलब है टाइम, तो फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो इसे हम कहते हैं इम्पल्स। तो इसका मतलब है इम्पल्स और मोमेंटम एक ही चीज के दो नाम है, ओके। सो यूनिट ऑफ मोमेंटम और यूनिट ऑफ इम्पल्स एक ही चीज है, हमारे पास एक ही चीज है, तो इसलिए इम्पल्स इज द आंसर। डैश रोड द बुक अल कानून अल मसूदी, इसमें भी यही बात है, ये जो अल कानून अल मसूदी लिखी हुई है, आप जब चैप्टर नंबर पेज नंबर 4 पे देखेंगे तो किताबुल कानून अल मसूदी है, मुझे नहीं मालूम इसने क्यों इस तरह चेंज किया हुआ है। बहरहाल किताबुल कानून अल मसूदी या अल कानून अल मसूदी अबू रेहान अल बैरूनी साहब ने लिखी, ये गलत निशान लगा हुआ इब्न सीना, ओके, इब्न सीना ने नहीं लिखी।
नेक्स्ट, द रिलेशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन एक्सरे डिफ्रैक्शन इज, एक्सरे डिफ्रैक्शन का दूसरा नाम है ब्रेग्स लॉ, एक्सरे डिफ्रैक्शन ब्रेग्स लॉ, तो दिस इज ब्रेग्स लॉ, राइट। नेक्स्ट वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f कॉन्वेक्स लेंस में, कई दफा ये मैं एमसीक्यू करा चुका हूं, तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो इमेज भी एग्जैक्टली 2f पर बनेगा, राइट। नेक्स्ट वन, a convex lens form a virtual image if the object is placed, virtual image कब बनाता है, याद रखिएगा जब भी फोकस और कॉन्वेक्स लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है, यानी ये याद रखिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इस लेंस का क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं फोकस, ये लाइन जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। जब भी फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो लाइट रेज सारी क्या हो जाती हैं, पैरेलल, तो हम कहते हैं इन्फिनिटी पे बनेगा। लेकिन जैसे ही फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन, बिटवीन का मतलब है यहां से फोकस से थोड़ा सा भी आगे आ जाए या लेंस के बिल्कुल करीब रख दें, ये पूरी जगह जो है ना ये बिटवीन में कहलाती है। तो कहीं पर भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आ गया, अब दूसरी तरफ हमें इमेज नहीं मिलता, इसी तरफ मिलता है हमें, तो वो कौन सा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज। मैंने बताया था लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज बना है तो वो वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल इमेज कब बनाता है, बिटवीन एफ एंड लेंस, बिल्कुल ठीक जवाब पे निशान लगाया हुआ है, ओके। नेक्स्ट वन, इफ ए ये बी, ये पता क्या है, ये उसने लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास निशान है, मुझे एमसीक्यू पढ़ के समझ में आ रहा है, इसका मतलब है वेक्टर ए, a1i a2j, और ये वेक्टर बी, b1i b2j नॉन पैरेलल है। ये पहले भी एमसीक्यू आ चुका है, इससे पहले मैक वाले मैंने कराया। देन द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, तो a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी मुझे बताइए। उसमें हमने पढ़ा था ना कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं कि एक वेक्टर ये रहा a और ये रहा b, और ये दोनों कहां पे मैंने बनाए हुए हैं, ये मैंने बनाए हुए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो इसमें भी i और j होगा, इसमें भी i और j होगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे आउटसाइड द प्लेन यूं, तो ये जो एक्सिस है कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस, ठीक है। सो द आंसर इज अलोंग z एक्सिस a क्रॉस b। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अगर ये b क्रॉस a होता, वैसे तो यहां नजर नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, अगर ये b क्रॉस a होता तो माइनस z एक्सिस, और a क्रॉस b है तो पॉजिटिव z एक्सिस। लेकिन आप जवाब में देखें माइनस z एक्सिस कहीं नहीं है, तो उसका मतलब a क्रॉस b ही पूछा होगा उसने, ओके। नेक्स्ट वन, द फोर्स ऑफ 10 kg mass is 25 न्यूटन, द एक्सेलरेशन इज, निकाल लीजिए, भी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला आपको बताया, F किसके बराबर होता है, ma के। सो फोर्स हमें दिए 25, m मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालनी है तो मैस दिया होगा ना, तो मैस कितना दिया है 10। सो 10 को वहां डिवाइड कर दीजिए, 25 अपॉन 10 इज इक्वल टू a, दिस इज बिकम 2.5, और यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल ठीक जवाब पे निशान लगाया है। एंड द लास्ट वन, इफ द वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज, पहले भी एमसीक्यू की इसी वीडियो में बताया था, इंस्टेंटेनियस और एवरेज जब भी सेम हो जाए तो जो जवाब आता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो मैं नाम नहीं दे रहा फिजिकल क्वांटिटीज की, आप नाम लिखना शुरू कर दें। मतलब अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड सेम हो तो यूनिफॉर्म स्पीड बनेगी, अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन सेम हो तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर सेम हो तो यूनिफॉर्म पावर होगी। सो जब भी इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम होगा दैट गिव्स अस द यूनिफॉर्म, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है। सो चूंकि इसने स्पीड का नाम लिया हुआ है तो यूनिफॉर्म स्पीड, सही है ना। मूविंग, द बॉडीज इज सेड टू बी मूविंग, तो वेलोसिटीज है, सॉरी, तो दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये गलत है, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आपको समझ में आया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों है जी, ये इसलिए देख रहे हैं कि अगर आप यहां क्वेश्चन में देखें तो वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी होगी तो मैंने क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी फिर। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। मैंने जरा जल्दी में यूनिफॉर्म स्पीड लगा दिया था, इस बच्चे ने गलत लगाया हुआ है, ओके। सो दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ ऑल द एमसीक्यूज ऑफ अनीस हुसैन। तो तरतीब में जिस तरीके से मैं वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूं, अगर आप देखें तो आपको समझ में आना शुरू होगा, बहुत सारे एमसीक्यूज मिलते जुलते हैं। थैंक यू सो मच, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको, और अगर आपको इन्हें इस वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी में फिर मिलते हैं।